Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the Gauss's law and its application. Here we have three applications. The electric intensity due to a sphere of charges, electric intensity due to infinite sheet of charges, and third one is electric intensity due to oppositely charged sheets. Now, what is the Gauss's law? Gauss's law is very simply defined as the net outward flux through any hypothetical or undefined closed surface is always equal to 1 over epsilon naught times of total charge enclosed in it. Now, mathematically, we can write it as phi is equal to q over epsilon naught. Now, in next slides, we are going to drive the relation of the Gauss's law, and we will discuss the Gauss's law. Now, students, we are going to drive and discuss the Gauss's law. गॉसेस लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कि किसी भी अनडिफाइंड सरफेस से बाहर आने वाले फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, हम सबसे पहले एक चार्ज को फोकस करते हैं और इसको अपने एक स्फीयर के सेंटर पर प्लेस कर देते हैं और इस चार्ज से बाहर आने वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस को फोकस करते हैं, यानी इससे बाहर आने वाले फ्लक्स को फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद इस जैसे बेशुमार चार्जेस जिनको हम स्टडी करने जा रहे हैं उन सब के फ्लक्स को फाइंड करेंगे और फिर हम अपने फाइनल गॉसेस लॉ के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ सबसे पहले जब हम अपने इस चार्ज के फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो हम इस चार्ज के लिए इस पूरे स्फीयर को स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर लेते हैं। इससे हमें आसानी ये होगी कि हमारा पूरा स्फीयर स्मॉल पीसेस में जब ब्रेक होगा तो ये डिफरेंट एरियाज को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम अपने इस स्फीयर को डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 एंड डेल्टा AN पीसेस में ब्रेक करते हैं और क्योंकि ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये चार्ज से इक्वल अमाउंट में जनरेट हो रही हैं, तो ये हर स्मॉल पीस से इक्वल आउटवर्ड मूव कर रही होंगी। अब हम अपने इस एक पैच के फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। नाउ वी नो दैट phi 1 is equal to E dot delta A1. Basically, this is the flux of the electric field which is equal to the dot product of the E, electric intensity, and area or vector area of the surface. Now, delta A1 here. अगर हम अपने इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो वी हैव E1 डेल्टा A1 cos थीटा। यहाँ हमें इस फिगर में बड़ा सिंपल रिप्रेजेंट हो रहा है कि डेल्टा A की डायरेक्शन यानी वेक्टर एरिया ऑफ दिस स्मॉल पीस और E ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, इसीलिए हमें यहाँ 0 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। देयरफॉर वी हैव E1 डेल्टा A1 cos थीटा इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1। नाउ cos 0 क्योंकि हमें मालूम है 1 के इक्वल होता है, देयरफॉर वी हैव E1 डेल्टा A1। नाउ सिमिलरली फॉर phi 2 वी हैव सिमिलर रिलेशन। हम जितने भी पीसेस में अपने इस स्फीयर को ब्रेक करते हैं तो जितना भी स्मॉल एरियाज होंगे वो सारे के सारे E के साथ 0 डिग्री फॉर्म कर रहे होंगे। तो ये तमाम फॉर्मूलाज हम कुछ यूं ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद 0 डिग्री, विद cos 0 डिग्री और जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली फॉर phi 2 वी हैव E2 इंटू डेल्टा A2। सिमिलर phi 3 के लिए भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिमिलर फॉर्मूला। नाउ अगर हम अपने n नंबर ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और डेल्टा AN के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं तो इट विल बी सिमिलर एज phi n is equal to En dot delta An is equal to En delta An cos theta. Similar, we have 0 degree here, so delta
E into delta an cos 0 equal to 1. So En delta an. नाउ इन सारे फ्लक्स जो हमने स्मॉल पीसेस में ब्रेक किया इस स्फेयर को, अगर इन तमाम फ्लक्स को हम ऐड कर दें तो इस पूरे स्फेयर से बाहर आने वाले फाई यानी फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो द टोटल फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस इज द समीशन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज. नाउ अगर हम अपने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो बाय पुटिंग द वैल्यूज वी हैव सिमिलर E, क्योंकि चार्ज एक है स्फेयर के सेंटर पर, इसलिए डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा AN. इन तमाम से जो E हमें मिल रहा होगा वो E1, E2, E3, E4 एंड सो ऑन En तक, ये सारा का सारा E इक्वल होगा एक ही E के, क्योंकि ये चार्ज यहाँ पर एक ही प्लेस किया हुआ है. अगर हम अपने इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करें और इसको कुछ फाइनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इट विल बी फाई इज इक्वल टू समीशन ऑफ ऑल दी वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पर E सेम हो चुका. इसी तरह अगर हमने इक्वल पीसेस में ब्रेक किया इसको n नंबर ऑफ इक्वल पीसेस में, तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 ये सारी वैल्यूज सिमिलर यानी इक्वल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होंगी. तो फाइनली वी हैव summation of the surface E into delta A. As the electric field intensity is constant, as we have represented here over the sphere, तो हम इसको कांस्टेंट यानी बाहर कर लेते हैं इस सिग्मा से. तो फाई इज इक्वल टू E into सिग्मा डेल्टा A. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. Now students, similarly we have equation number 1 in last slide. So by using this equation we are going to represent or putting the value of the electric intensity E, as we know that E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught into 1 over R square. E की ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला कुछ यूं रिप्रेजेंट होगा. फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर R स्क्वायर इंटू सिग्मा डेल्टा A. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. In equation number 2, sigma delta A is representing the total area enclosed by spherical surface. इस फॉर्मूले को यानी सिग्मा डेल्टा ए को, क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है या इस टोटल स्फेयर की सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ सरफेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. अगर हम सारे इन छोटे छोटे से पैचेस को सम कर लेते हैं तो ये हमें पूरा स्फीयर मिल जाएगा. ये बिल्कुल एग्जांपल हम कुछ यूं इस तरह ले सकते हैं कि अगर हमारे पास एक फुटबॉल है और उसके हम छोटे छोटे से जो पीसेस होते हैं, अगर हम एक पीस के एरिया दूसरे तीसरे चौथे और इन तमाम पीसेस के एरिया को प्लस कर लें तो हमें पूरी फुटबॉल का एरिया पता चल जाएगा. ठीक है. नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 2, we get phi is equal to 1 over q over 4 pi epsilon naught into 1 over r square into 4 pi r square. Now students, now we can write this formula as phi is equal to q over epsilon naught. यहाँ पर 4 pi और r square यहाँ कैंसिल हो जाएगा. सो फाइनली हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 कुछ इस फॉर्म में हमें नजर आ रही होगी. अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 को थोड़ा सा गौर करें तो इक्वेशन नंबर 3 हमें ये दो मेन पैरामीटर रिप्रेजेंट कर रही है. ये दो मेन पैरामीटर कुछ ये हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और geometry of a closed surface, and second one is it depends upon the medium and
चार्ज enclosed by the surface। किसी भी स्फीयर या सरफेस से बाहर आने वाला फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ चार्ज और मीडियम पे डिपेंड करता है और किसी भी शेप पे डिपेंडेंट नहीं है। ये हमें इक्वेशन नंबर 3 रिप्रेजेंट कर रही है। Now students, we are going to represent or derive the final formula for the Gauss's law. For this, we are going to consider an irregular or undefined closed surface enclosing point charges like Q1, Q2, Q3, Q4 and Qn। हम अपनी लास्ट स्लाइड में Q1 की वजह से बाहर आने वाले फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। नाउ अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो Q1 की जो हमें वैल्यू मिली है वही वैल्यू Q1, Q2, Q3, Q4 एंड so on Qn तक होगी। तो we have the total electric flux through the closed surface is, हम इन सारी वैल्यूज को ऐड करने जा रहे हैं। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो कुछ यूं रिप्रेजेंटेशन बनती है, phi which is the total outward flux through this undefined or hypothetical surface। Phi is equal to Q1 upon epsilon naught plus Q2 upon epsilon naught plus Q3 upon epsilon naught plus Q4 upon epsilon naught and so on plus Qn upon epsilon naught। Now students, here we have 1 over epsilon naught constant। अगर हम इसको constant कर लें तो फाइनल फॉर्मूला कुछ हमें यूं मिल जाएगा, phi is equal to 1 over epsilon naught into Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 and so on plus Qn। Now students, ये जो हमारे पास चार्जेस का समीशन है ये टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले हम इस समीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इक्वेशन बिकम्स phi is equal to 1 over epsilon naught into sigma qi। यहाँ हम ये वेरिएबल यूज कर रहे हैं। ये वेरिएबल हमारा i इक्वल टू 1, यानी यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है Q1 और ये एंड हो रहा है n पे। तो दिस इज द इनिशियल वैल्यू एंड दिस इज द फाइनल वैल्यू। तो टोटल चार्ज या समीशन ऑफ चार्ज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम Q1 एंड last charge is Qn। So this is the equation number 4। We have represented here as this is the total enclosed charge in the surface। So by putting the value into equation number 4 we get phi is equal to 1 over epsilon naught into capital Q। ये capital Q हमारा total charge represent कर रहा है। So this is the final form of the Gauss's law। Again the last equation shows that the electric flux does not depend upon the shape or geometry of the closed surface, but it depends upon the medium and charge enclosed by the surface। Now students, this is the first application of the Gauss's law, location of excess charges on a conductor। हम किसी स्फीयर से n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करने जा रहे हैं। यहाँ हमारे पास ये 3 फिगर्स हैं, A, B एंड C। इन तीनों फिगर्स के लिए हम अपने E यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ इन A पार्ट हम अपने लास्ट लेक्चर्स में डिलीवर कर चुके हैं कि इस सरफेस पे जिस पे इक्वल अमाउंट में चार्ज या n नंबर ऑफ चार्ज किसी भी स्फीयर की सरफेस पर मौजूद होगा, तो ड्यू टू रिपल्जन किसी भी लाइन ऑफ फोर्स को हम इसके इनसाइड नहीं ऑब्जर्व करेंगे। नाउ तो इस रिफ्लेक्शन की वजह से इनसाइड द स्फीयर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगी, जिसकी वजह से E0 होगा।
अगर हमारे पास ये जो शेडेड सरफेस है, अगर ये गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस में अगर हम अपने ई को रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्योंकि इस स्फीयर या सर्किल के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस यानी सिमिलर चार्ज मौजूद है, जिसकी वजह से कोई लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड द स्फीयर मूव नहीं करेगी। इसीलिए इस गॉसियन सरफेस में जो E यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो 0 होगी। नाउ सिमिलरली अगर हम बी पार्ट को रिप्रेजेंट करें और अब हमारी गॉसियन सरफेस एक सॉलिड स्फीयर के लिए हो, ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है, ए पार्ट में हमने अपने एक हॉलो स्फीयर की बात की। नाउ अगर ये सॉलिड स्फीयर हो और हमारी गॉसियन सरफेस अगेन कुछ इस तरह रिप्रेजेंट हो रही हो, यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल सिमिलर होगी क्योंकि सरफेस पर सिमिलर चार्ज मौजूद है, जिसकी वजह से कोई लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड मूव नहीं करेगी, हमें एक्सपीरियंस नहीं होगी। तो लाइन ऑफ फोर्स के ना होने की वजह से E हमें 0 मिलेगा। तो सेकंड पार्ट यानी बी फिगर में भी E की वैल्यू 0 होगी। नाउ थर्ड पार्ट में अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में अगर हमारी गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह हो के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज उसके साथ मौजूद हो, तो हम कुछ ये एक्सपीरियंस करेंगे कि हमारे पास जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो कुछ इस तरह हैं कि अगर हम इस फिगर को थोड़ा सा गौर करें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है जिससे इस गॉसियन सरफेस से मौजूद नेगेटिव चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो अट्रैक्ट हो रही हैं। अगर हम अपने इन चार्जेस को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दें तो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मौजूद है, इससे सिर्फ और सिर्फ लाइंस ऑफ फोर्सेस अट्रैक्ट हो रही होंगी इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, बाकी कहीं लाइंस ऑफ फोर्सेस मौजूद नहीं होंगी। अब जब हम अपने इस पॉजिटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्जेस को प्लेस कर देते हैं तो इन पॉजिटिव चार्जेस को प्लेस करने पर इस गॉसियन सरफेस में जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी, जो चार्ज होगा वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। सो हमारे पास लाइंस ऑफ फोर्सेस की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस फॉर्म में बनेगी कि लाइंस ऑफ फोर्सेस इन पॉजिटिव चार्जेस से आउटवर्ड होंगी और इन नेगेटिव चार्जेस से अट्रैक्ट हो रही होंगी। तो इक्वल अमाउंट में हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस गॉसियन सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हुए ऑब्जर्व होगी। नाउ यहाँ हमारे पास एक अनडिफाइंड सरफेस मौजूद है जिसपे हम अपने इस जिसकी सरफेस पे हम पॉजिटिव चार्जेस को अरेंज करते हैं और बेसिकली हम यहाँ पर इनसे जो लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट हो रही हैं उनको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि हम अपनी इन तीनों फिगर्स में डिस्कस कर चुके कि सिमिलर चार्ज जब किसी भी सरफेस पर अरेंज होता है, चाहे वो सरफेस डिफाइंड हो या फिर अनडिफाइंड, तो इस सरफेस के इनसाइड कोई भी लाइन ऑफ फोर्स मौजूद नहीं होती, इसलिए कि चार्जेस सिमिलर होते हैं और वो एक दूसरे की लाइन ऑफ फोर्स को रिपेल करते हैं। तो सिमिलरली इस सरफेस के अंदर भी कोई भी लाइन ऑफ फोर्स मौजूद नहीं होगी, जिसकी वजह से E 0 होगा, जबकि आउटवर्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस वेक्टर फॉर्म यानी कि कुछ इस तरह रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ, the electric intensity or electric field intensity due to an infinite sheet of charges। स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हमारे बोर्ड में ज़्यादातर कवर की जाती है और इसका क्वेश्चन हमें ज़्यादा नज़र आता है अपने पास्ट पेपर्स में। नाउ हेयर वी हैव इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज को अगर हम टोटल रिप्रेजेंट करना चाहें और इसकी वजह से जो हमें फ्लक्स मिलेगा उसको फाइंड करना चाहें तो हम बगैर किसी गॉसियन सरफेस के नहीं कर सकते, क्योंकि इनफाइनाइट चार्जेस शीट पर मौजूद है। हम अगर किसी एक पॉइंट या किसी एक एरिया को फोकस कर लें और उसको स्टडी कर लें, उससे बाहर आने वाले फ्लक्स को फाइंड कर लें, तो हम अपनी इस पूरी शीट के लिए फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। नाउ इसीलिए हमने एक सिलेंडर को इस शीट में से पास किया। इस सिलेंडर की कुछ स्पेशल पैरामीटर्स कुछ ये हैं कि ये सिलेंडर इसके दोनों एरियाज जो कि डेल्टा ए और A1 और डेल्टा A2 को रिप्रेजेंट करेंगे और ये दोनों एरियाज
इक्वल होंगे, यानी ये वाली जो सरफेस जिस पे P लिखा हुआ है आपको नजर आ रहा है, ये वाला एरिया इस सिलेंडर का इस पीछे वाले एरिया से इक्वल होगा, यानी P इक्वल होगा P प्राइम के। क्योंकि सिलेंडर के दोनों एरियाज एक ही हैं, इसीलिए हम इनको डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह हमारे पास एक ये जो सरफेस है इस सिलेंडर की, इस कर्व सरफेस का भी एक एरिया होगा जिसकी डायरेक्शन या जिसकी रिप्रेजेंटेशन से हम फाई को फाइंड करेंगे। नाउ वी हैव द फॉर्मूला फॉर फाई वन। हम अपने इस एरिया की बात करने जा रहे हैं और इसको वन पैरामीटर यानी कि फाई वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हेयर वी हैव फाई वन इज इक्वल टू E1 डॉट डेल्टा A1। ये डेल्टा A1 ये वाला एरिया है और E1 इस एरिया से बाहर आने वाला फ्लक्स है। अगर हम अपने डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो E1 इंटू डेल्टा A1 कॉस थीटा, E लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस एरिया इन दोनों के दरमियान 0 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, इसलिए वी हैव cos 0 और हमें ये मालूम है कि cos 0 1 के इक्वल होता है। सो फाइनली वी हैव E1 डेल्टा A1। नाउ अगर हम अब अपने इस सिलेंडर के दूसरे एरिया जिसको हम डेल्टा A2 रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, अगर इससे फाई फाइंड करना चाहें तो वी हैव सिमिलर रिलेशन लाइक फाई 2 इज इक्वल टू E2 डॉट डेल्टा A2 इज इक्वल टू E2 डेल्टा A2 कॉस थीटा। यहां पर भी E और इस डेल्टा A इन दोनों के दरमियान जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 0 डिग्री है, देयरफॉर वी हैव फाइनली E2 इंटू डेल्टा A2। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम जिस फाई की बात करने जा रहे हैं, ये फाई बेसिकली हमारे पास इस कर्व सरफेस का है जो कि इस सिलेंडर की इस रिप्रेजेंटेशन को हमें दे रहा है। नाउ अगर हम अपने फाई 3 की बात करें तो इस एरिया यानी इस कर्व सरफेस की रिप्रेजेंटेशन कुछ यूं होगी, फाई 3 इज इक्वल टू E3 डॉट डेल्टा A3 इज इक्वल टू E3 डेल्टा A3 कॉस थीटा। अगर हम अपने इस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एरिया कुछ इस एरो से हमें रिप्रेजेंट हो रहा है, जबकि E इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है। तो अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे पर E और डेल्टा A ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा। तो हमें ये मालूम है कि cos 90 0 होता है, जिसकी वजह से ये पूरा रिलेशन 0 हो जाएगा। फाई 3 की वैल्यू फाइनली हमें 0 मिलेगी। नाउ द टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, इन तीनों वैल्यूज को अगर हम सम कर लें तो हमारे पास इस पूरे सिलेंडर से बाहर आने वाला फ्लक्स हमें मिल सकता है। सो phi is equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3. This is the equation number 1. By putting the values into equation number 1, we get phi is equal to E1 delta A1 plus E2 into delta A2 plus 0. यहाँ हम इसको रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जैसा कि E हमारे पास क्योंकि सारे चार्जेस से इक्वल है, इसलिए इस सिलेंडर से पास होने वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस वो इस एरिया से रिप्रेजेंट की जाए या फिर इसके इस वाले एरिया से रिप्रेजेंट की जाए। ये सारी की सारी E की वैल्यू सेम होगी, तो हम इसको जर्नलाइज कर देते हैं। E1 इज इक्वल टू E2 विच इज इक्वल टू E। बिल्कुल इसी तरीके से इस सिलेंडर की ये दोनों एरियाज डेल्टा A1 डेल्टा A2 इक्वल हैं, तो इनको हम डेल्टा A से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स phi इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा A प्लस E इंटू डेल्टा A। इन दोनों को अगर हम सम कर लें तो phi इज इक्वल टू 2E डेल्टा A। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ वी हैव formula phi is equal to 1 over epsilon naught into q. This is the equation number 3. For q
as the surface charge density. Now इक्वेशन नंबर 3 में हम अपने इस Q को जरा फाइंड करने जा रहे हैं। ये Q वो है जो हमारे इस सिलेंडर के सिर्फ इस एरिया पर मौजूद है, क्योंकि ये सिलेंडर हमारी इस पूरी शीट से पास नहीं हो रहा, सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया से पास हो रहा है। तो जो एरिया इस शीट से पास हो रहा है वहां मौजूद चार्जेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने इस Q की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ये Q फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है, जो कि सिग्मा विच इज द चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा A। अगर हम अपनी इस डेल्टा A को सिग्मा की तरफ मूव कर दें तो हमें यहाँ पर Q रिप्रेजेंट होगा कुछ इस तरह, Q is equal to sigma into delta A. Now, putting the value of Q into equation number 3, we get equation number 3, phi is equal to sigma into delta A over epsilon naught. This is the equation number 4. अब हम स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करने जा रहे हैं। सो on comparing these two equations, we get 2e delta A is equal to sigma delta A upon epsilon naught। अगर हम अपने E को यहाँ पर अरेंज कर लें तो डेल्टा A कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली वी हैव इक्वेशन E is equal to sigma upon 2 epsilon naught। This is the final formula for the electric intensity due to an infinite sheet of charges। ये E वो है जो इस सिलेंडर से पास हो रहा है। Now students, we have third application of the Gauss's law. Electric field intensity between two oppositely charged parallel plates। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से लास्ट एप्लीकेशन में गॉसेस लॉ की हमारे पास सिर्फ एक इनफाइनाइट चार्जेस की शीट थी, तो बिल्कुल इसी तरीके से अब हमारे पास दो शीट्स हैं, और बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इन दोनों शीट्स पर अपोजिट चार्ज है। यानी अगर एक शीट पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है तो जो दूसरी शीट है उस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अगर हम इन दोनों शीट्स को अरेंज कर देते हैं कुछ इस तरीके से, तो इनसे जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो कुछ इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो रही होंगी। यहाँ पर हम अपनी गॉसियन सरफेस को कुछ यूं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि आपको इस बॉक्स में रिप्रेजेंट हो रही है, इस बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है। यहाँ हमारे पास ये तीन एरियाज हैं। पहला एरिया जो हमारे राइट साइड पर मौजूद है, हम इससे बाहर आने वाले फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा एरिया जो कि डाउनवर्ड सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है या नेगेटिव चार्जेस की तरफ सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा एरिया हमारे लेफ्ट साइड पर मौजूद है। हम इन तीनों एरियाज से मिलने वाले फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगे और इसके बाद इनके टोटल फ्लक्स से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। नाउ वी हैव फॉर्मूला। हम अपनी सबसे पहले ये जो डाउनवर्ड सरफेस है यानी इस सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इससे बाहर आने वाले फ्लक्स को फाइंड करने जा रहे हैं। सो वी हैव फॉर्मूला phi1 इज इक्वल टू E1 डॉट डेल्टा A1। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं हम, तो E1 डेल्टा A1 cos थीटा। स्टूडेंट्स, अगर हम अपने इस एरिया को देखें तो इस एरिया, इस लाइन, इस जो हमारा फेज है, इसका जो वेक्टर एरिया है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जबकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो इन दोनों चार्जेस से बनी हुई शीट्स के दरमियान मौजूद हैं उनकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर 0 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। तो फाइनली वी हैव E1 डेल्टा A1। नाउ सेकंड सरफेस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास सेकंड सरफेस हमारी राइट साइड पर मौजूद ये वाली सरफेस है। नाउ फॉर्मूला फॉर दिस सरफेस वी हैव phi2 इज इक्वल टू E2 डॉट डेल्टा A2 इज इक्वल टू E2 डेल्टा A2 cos थीटा इज इक्वल टू E2 डेल्टा A2 cos 90 डिग्री। स्टूडेंट, सिर्फ इस पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करें, ये वाली जो आपके पास सरफेस है इसका वेक्टर एरिया कुछ इस डायरेक्शन में है, जबकि लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं उनसे जो E जनरेट हो रहा है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी डायरेक्शन इस फिगर में हमें डाउनवर्ड नजर आ रही है। तो वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में है
और लाइंस ऑफ फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, जिसकी वजह से 90 डिग्री हमें यहाँ मिल रहा है। और cos 90 0 होता है, जिसकी वजह से ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। नाउ सिमिलरली, क्योंकि इस सरफेस जो कि हमारी राइट साइड पर मौजूद है, हमने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया, इसके बिल्कुल अपोजिट सरफेस जो हमारे लेफ्ट साइड पर मौजूद है, अगर इसके लिए हम फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर होगा phi 2 से, which is phi 3 we have phi 3 is equal to E3 dot delta A3 is equal to E3 delta A3 cos theta is equal to E3 delta A3 cos 90 डिग्री। जिस तरह यहाँ पर लेफ्ट साइड पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा था, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे लेफ्ट साइड पर भी 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, और इस cos 90 की वजह से ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो अब हम अपने इन टोटल फ्लक्स को जो हमारे इस सरफेस से पास हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। नाउ अगर हम इन तीनों का सम कर लें तो हमें टोटल फ्लक्स फाइंड करने में आसान हो जाएगा। नाउ phi इज इक्वल टू phi 1 प्लस डेल्टा phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ putting the values into equation number 1, we get phi is equal to E1 delta A1 plus 0 plus 0। Now students, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्सेस सेम है, तो जितनी भी सरफेसेस से लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं, हम उन तमाम को E से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो E1 इज इक्वल टू E, और इसी तरीके से हमारे पास ये जितने एरियाज हैं लाइक A1, A2, A3 एंड सो ऑन, इसको हम डेल्टा A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्वल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फाइनली वी हैव द इक्वेशन phi is equal to E delta A. Now this is our equation number 2. Now using the Gauss's law, we have Gauss's law, phi is equal to 1 over epsilon naught into Q. This is the equation number 3. अब हम अपनी इस इक्वेशन नंबर 3 के लिए Q की वैल्यू को फाइंड करते हैं। यानी ये Q की वैल्यू वो है जो इस सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि इन चार्जेस को रिप्रेजेंट करेगी जो इस सरफेस या इस गॉसियन सरफेस के करीब मौजूद हैं, या इनकी वजह से इसमें से फ्लक्स पास हो रहा है। नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ द Q वी हैव सिंपल फॉर्मूला ऑफ चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा A। अगर हम Q के लिए अपने इस फॉर्मूले को अरेंज करते हैं तो हमारे पास Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा A। Now putting the value of Q into equation number 3, we get equation number 3 like phi is equal to sigma delta A upon epsilon naught. This is the equation number 4. Now on comparing equation number 2 and equation number 4, we get E into delta A is equal to sigma delta A upon epsilon naught। डेल्टा ए से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला कुछ ये होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर दिस रिप्रेजेंटेशन। नाउ स्टूडेंट्स, here we have a very simple question. Here we have two figures, figure 1 and figure 2. हमें सिर्फ ये बताना है कि अगर इस गॉसियन सरफेस में, जो आपको सरफेस नजर आ रही है, इसमें इन चार्जेस को, यानी टू चार्जेस को, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को कुछ इस तरह प्लेस किया जाए, तो इन चार्जेस की वजह से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होंगी, इस सरफेस से बाहर आने वाले फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगी, या उस फ्लक्स की वैल्यू, फाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे पास गॉसियन सरफेस कुछ इस फॉर्म में मौजूद है और हमारा चार्ज एक स्फीयर के अंदर बंद है, तो इस गॉसियन सरफेस जो कि फिगर 2 में रिप्रेजेंट हो रही है, इस गॉसियन सरफेस से आउटवर्ड फ्लक्स फाई की वैल्यू क्या होगी। आपको सिर्फ फाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है इन दोनों
फिगर्स के लिए और बताना है कि फाई की वैल्यूज इन दोनों फिगर्स के लिए क्या होंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।